हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय अगर हम भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एक के बाद एक जो बड़े डेवलपमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते जा रहे हैं। अब अगर हम पहले तेजस प्रोग्राम की बात करें तो उसमें बहुत सारी गुड न्यूज़ सामने आई है। एमका प्रोग्राम में भी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है, लेकिन एक न्यूज़ जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं वो आ रही है जीटीआरई और ब्रह्मोस एरोस्पेस से। जी हाँ, बात करते हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। ब्रह्मोस एरोस्पेस वो संस्था है जिसको आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि ये मिसाइल्स का निर्माण करती है, जो कि दुनिया की सबसे घातक कही जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो सहभागिता है वो कावेरी इंजन प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कावेरी इंजन प्रोग्राम में जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी ब्रह्मोस एरोस्पेस के कंधे पर थी। और अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो ये जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है बेसिकली कावेरी इंजन को 80 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में मदद करेगा। और ये एडवांस आफ्टर बर्नर सेक्शन बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक भारत में ही बनाया जाना है, जो कि इंजन परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इनहेंस करने वाला है। और इसका इस्तेमाल तेजस प्रोग्राम को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अब आफ्टर बर्नर सेक्शन की जहां तक बात रही तो ये तकरीबन 29 से लेकर 30 किलोटन का जो एडिशनल थ्रस्ट है ये प्रदान करेगा जब इसको एंगेज किया जाएगा। और ऐसे में इंजन के पास सिग्निफिकेंट पावर होगी कि वो एयरक्राफ्ट को प्रोपेल कर सके। अब यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जो चीजें बताई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऑलरेडी जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है इसको डेवलप कर लिया है, और अब इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो इंजन तैयार किया जा रहा है जिसको हम जीटीआरई कावेरी के नाम से जानते हैं, इस पे इनकॉर्पोरेट करने की बारी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कहा कि ड्राई कावेरी इंजन जो कि एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है या जो है कावेरी इंजन का, इसमें जब आफ्टर बर्नर सेक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो एडवांस मटेरियल्स है और इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। और ये इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये जो हाई थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेस है उनको विथस्टैंड कर सकता है। और ये जो एडिशनल 30 किलोटन का थ्रस्ट मिलने वाला है ड्राई कावेरी इंजन को, उसके बाद ये जो इंजन है तकरीबन 80 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि अपने इंटरनेशनल काउंटर पार्ट से compete करने के लिए लगभग पर्याप्त है। लेकिन आपको बता दें इसके लिए कावेरी इंजन को अभी रिगरस टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा, और जब परफॉर्मेंस वैलिडेट हो जाएगी और चीज़ें सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चलेंगी उसके बाद ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से इनको टेस्ट किया जाएगा। अब रही बात अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन की, तो इसका डेवलपमेंट भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कावेरी इंजन को बनाया ही इसी उद्देश्य के साथ गया था कि ये आज नहीं तो कल जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसको पावर करेगा। जब इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी तो ये माना गया था कि 2001 के आसपास जब एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होगा तो इसे स्वदेशी इंजन से पावर किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कोई काम भारत में पहली बार हुआ है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना तो करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी थे, लेकिन ये जीटीआरई ही है जिसने कभी हार नहीं माना। एक समय ऐसा भी आया 2000 के दशक में जब ये कहा गया कि ये जो बेसिकली हमारा अभी कावेरी इंजन है ये तेजस के लिए तो सही है ही नहीं। लेकिन सबसे चीज़ यहाँ पर बड़ी जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने हार नहीं मानी, और जो कावेरी इंजन है उसको वो लगातार रिफाइन करते गए। और आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है उसमें इस इंजन को इनकॉर्पोरेट करने की बात भी की जा रही है, इंटीग्रेट करने की बात भी की जा रही है। अब यहाँ पर जीटीआरई की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है। अभी तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ही अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन जीटीआरई ने भी इस क्रम में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर दी है। दरअसल गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने जो 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम है इसके अध्ययन कार्य को पूरा कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल की जहां तक बात रही तो इन्हें बेसिकली मैन्ड और अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और ये जो थ्रस्ट मैनिपुलेशन है वो हमें तीनों एक्सेस में प्रदान करेगा, जिसमें पिच या और रोल शामिल है। और इससे एयरक्राफ्ट की जो मनोवरेबिलिटी है और एजिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड होने वाली है। जीटीआरई का ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये एक स्ट्रेटेजिक लीप ऑफर करेगा भारत को एरोस्पेस कैपेबिलिटी के क्षेत्र में, जहां पर इसका जो एक पोटेंशियल एडवांटेज है वो हमें तेजस और एमका प्रोग्राम में देखने को मिलने वाला है। 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग की जहां तक बात रही तो ये एयरक्राफ्ट को एबिलिटी देगा कि ये तुरंत जो थ्रस्ट डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है तीनों डायमेंशंस में। और ऐसे में एयर टू एयर कॉम्बैट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज की पोजीशन में एयरक्राफ्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप डायरेक्शनल चेंजेस करेंगे उतनी ज़्यादा कि आपके पास चांसेस हैं कि आप एनिमी एयरक्राफ्ट के पाथ को प्रेडिक्ट करके उनको इंगेज कर सकते हैं, उनको शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कंट्रोल सर्फेसेज हैं उनके तुलना में जो 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है ये ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है लो स्पीड में और नियर स्टॉल कंडीशंस में।
अब यहाँ पर 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग की अब बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो पायलट होते हैं, इसके लिए भी उनको ट्रेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे खास चीज़ तो ये है कि जीटीआरई ने पहले ही कह दिया है कि जो प्रोटोटाइप है 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का, ये इस समय डेवलप किया जा रहा है और इसे आने वाले भविष्य में ड्राई कावेरी इंजन, जो कि आने वाले भविष्य में आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ कह सकते हैं इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें भी आपको 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलेगी। यानी कि जीटीआरई किसी भी कीमत में जो तेजस प्रोग्राम है, इसको छोड़ना नहीं चाहती और इस पे कार्य लगातार कर रही है। और इसमें हमें कोई संदेह नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में हमें जो उन्नत जेट इंजन है, वो देखने को मिल जाए। हालाँकि यहाँ पर आपको बता दें कि मौजूदा कावेरी इंजन फिलहाल तो हमें तेजस में ऑपरेशनल होता नज़र नहीं आएगा, भले ही ये 80 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट क्यों ना कर ले। क्योंकि स्पष्ट है कि तेजस के लिए कम से कम हमें 85 से 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन चाहिए, जो कि इसको फ्यूचर प्रूफ बना के रख सके। और ऐसे में जीटीआरई का प्लान ये कहता है कि जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएँगी एक बार और ये स्पष्ट हो जाएगा कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही हैं, तो तुरंत कावेरी 2.0 इंजन की घोषणा की जाएगी और एक रिकॉर्ड टाइम में जो कावेरी 2.0 इंजन है, वो विकसित किया जाएगा और उसका एकमात्र उद्देश्य होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे जो एयरक्राफ्ट है, उनको पावर करना। यहाँ पर जीटीआरई अकेले नहीं है, बल्कि भारत के जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो पूर्ण सहयोग जीटीआरई को दे रही हैं और मिधानी के अलावा जो दूसरी कंपनियां भी हैं, वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में जीटीआरई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इसीलिए भारत के डिफेंस जो एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाला भविष्य भारत के लिए बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। खैर, ये तो अपडेट हुई जीटीआरई कावेरी को लेकर के, लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं एचएएल से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। एचएएल और बोइंग इस समय एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को फॉर्म करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर बोइंग का ध्यान इस समय एचएएल की कैपेबिलिटीज पर है और ये रिपोर्ट है एमआरएफए से जुड़ी हुई। आपको बता दें, पहले ये लग रहा था कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है, ये एमआरएफए प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। सिर्फ संभावनाएं ही थी, लेकिन अब अमेरिका ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है, इसका भविष्य ही अब खत्म हो चुका है। क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2027 से इसका जो प्रोडक्शन है, वो बंद कर दिया जाएगा। बोइंग को उम्मीद थी कि भारत की नौसेना से एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा, तो एक लंबे समय तक ये प्रोडक्शन लाइन एक्टिव रहेगी। लेकिन अब उन्हें अंतिम जो 17 ऑर्डर हैं, 17 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं, अमेरिकी नौसेना से मिले हैं और उसके बाद कोई भी एडिशनल ऑर्डर क्योंकि प्लेस नहीं किए जाने, तो अब F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की जो प्रोडक्शन लाइन है, इसको बंद करने का फैसला लिया गया है। 2027 तक ऑपरेशनल रहने के बाद F-18 सुपर हॉर्नेट का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ जो आपको बता दें कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एमआरएफए प्रोग्राम में खुद को एक दावेदार के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था बोइंग की तरफ से, लेकिन अब बोइंग ने उसको बाहर करने के बाद पूरा ताकत जो है, वो F-15EX पे झोंक दिया है। बोइंग ने कहा कि इस समय वो इंडियन पार्टनर्स के साथ तलाश में है, जहां पर एचएएल को सबसे उपयुक्त पार्टनर बोइंग के द्वारा माना गया है। लेकिन अब एचएएल इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल एमआरएफए की जहां तक बात रही, तो कोई बड़ा डेवलपमेंट अभी देखने को नहीं मिला है। ना तो अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है, ना ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है और 2024 खत्म होने वाला है, या मान के चलिए 1 ही महीना बचा है और खत्म हो गया है। लेकिन कोई बड़ी चीजें हमें अभी तक देखने को इस प्रोग्राम से संबंधित नहीं मिली हैं, जहां पर हम ये कह सके कि इस समय हमें जो डेवलपमेंट है, वो काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि भारतीय वायुसेना की जरूरत को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो इस क्षेत्र में कुछ बड़ा कदम जरूर उठाएगी। एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए कि अब तो डिमांड यहां तक हो रही है, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी कर रहे हैं कि आप अगर एमआरएफए को फाइनलाइज नहीं कर सकते, तो फिर जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स हैं राफेल के, इनको ही प्लेस कर दिया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना की ताकत मेंटेन रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।